बात करें कि शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार का अगर आधार देखें तो भारतीय संविधान में है। जी वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। जी अगर हम अपने कमीरा वर्ग की बात करें जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, मजदूरों के हितों की बात करने वाला मजदूर यूनियन 19 जानकारी प्राप्त की हुई है जिनका सरकार 34 जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਅ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ वर्ग ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿशेष लिखा होना। सबसे पहले अगर किसी ने डिसेबल्स के लिए विकलांगों के लिए काम किया तो डॉक्टर अम्बेडकर जी जो विशेष वर्ग उस समय की सामाजिक व्यवस्था में वंचित वर्ग में आता था। जी अगर हम वंचित वर्ग की बात करते हैं तो उस वंचित वर्ग में भी एक विशेष वर्ग ही था, एक जाति के लोग ही थे जो मजदूरी का काम करते थे क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी कि उनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे और जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसे तो जीवन यापन करने के लिए मजदूरी ही करनी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मेरे। ठीक हो? हाँ जी बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर आदित्य प्रकाश राव ये डॉक्टर साहब का नाम है तो यह PhD होल्डर ने तो PhD की है इन्होंने डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उपर। डॉक्टर साहब तुहानू यह क्यों लग्या कि तुहानू जी PhD है PhD वर्गी पढ़ाई हाँ जी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उपर ही करनी चाहिए? ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाकी जो टॉपिक लेके आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सारे ठीक हैं लेकिन आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर रिसर्च करें और मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, विषय देता हूँ। उन्होंने मुझे विषय दिया, विषय था डॉक्टर BR अम्बेडकर फिलॉसफी एंड इट्स रेलिवेंस टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर का दर्शन और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में उसकी प्रासंगिकता कि उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था आज की व्यवस्था में किस तरीके से प्रासंगिक थी, यानी उनके किए हुए कार्यों को क्या महत्व है आज के वर्तमान समय। जी ते डॉक्टर साहब ते PhD करते हुए किद्दां दा लग्या, किद्दां दे व्यक्ति सी, उन्हां दा व्यक्तिगत जीवन ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 19 जानकारी प्राप्त की हुई है जिन्ना सरकार 34 जी उस तो बाद सानू पता नहीं है। अगर हम देखें कि डॉक्टर अंबेडकर का वास्तविक में जो योगदान है वो कितना है तो वो उस सीमा से कहीं ज़्यादा है। जैसे मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के सिवा किसी और चीज़ से संबंधित है क्योंकि हमें उतना ही बताया गया था। मैंने वो नहीं पता सी कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा हुआ। लेकिन जब मैं शोध के फील्ड में उतरा, कार्य में उतरा और रजिस्ट्रेशन के बाद जब काम करना शुरू किया
तब पता चला कि वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के विकास के लिए भारतीय संविधान के साथ साथ और भी ऐसे कार्य किए हैं जो कोई और महापुरुष नहीं कर सकता था। जी। बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना का आपने नाम सुना होगा, उसका शिलान्यास, उसकी शुरुआत कराने वाले भी डॉक्टर अम्बेडकर। जी। अगर हम बात करें कि शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, तो शिक्षा का अधिकार का अगर आधार देखें तो भारतीय संविधान में है, जी। वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। जी। अगर हम अपने कमेरा वर्ग की बात करें, जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, मजदूरों के हितों की बात करने वाला, मजदूर यूनियन जी। की बातों को सुनने वाला, जी। उनके अधिकारों की बात करने वाला, जी। 12 घंटे से घटाकर काम करने का जो समय था 8 घंटे कराने 8 वाला, घंटे कर। वो भी डॉक्टर अम्बेडकर थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने लेबर लॉज बनाए। जी। पहले 12 घंटे का कानून था कि मजदूर 12 घंटे काम करेगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको घटा के 8 घंटे किया। उनका तर्क था कि 24 घंटे में से अगर मजदूर 12 घंटे काम करेगा, शरीर रूप से बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जी। और कमज़ोर शरीर से जो भी श्रम किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। जी। उन्होंने उसको घटाकर 8 घंटा करवाया। इससे मजदूर को भी एक तरह का रिलैक्सेशन मिला, जी। उसको अपनी ऊर्जा को दोबारा से स्थापित करने के लिए, तैयार करने के लिए खुद को समय मिला। लेबर लॉ ਜਿਹੜਾ पूरा ही शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਦਾ लिखा है। हाँ जी, पूरा उनका लिखा हुआ है। और लिखा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से लेबर को, मजदूरों को देखा, जी। समझा। क्योंकि उस समय भी ज़्यादातर, अगर मैं कहूँ कि 90% से ज़्यादा जो आबादी थी मजदूरों की, वो एक विशेष वर्ग से आती थी। जी। जो विशेष वर्ग उस समय की सामाजिक व्यवस्था में वंचित वर्ग में आता था। जी। अगर हम वंचित वर्ग की बात करते हैं तो उस वंचित वर्ग में भी एक विशेष वर्ग ही था, एक जाति के लोग ही थे जो मजदूरी का काम करते थे। क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी कि उनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे, और जिसके पास ज़मीन ही नहीं है उसे तो जीवन यापन करने के लिए मजदूरी ही करनी पड़ेगी। जी। इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं की शिक्षा के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने सराहनीय कार्य किए। महिलाओं को संविधान के द्वारा विशेष अधिकार दिए, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, आगे बढ़ने के क्षेत्र में, साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। मतलब कुड़ियां नूं, औरतां नूं बराबरता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अगर अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो हमारे भारतीय संविधान में है, तो पहला ही अधिकार जो है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। जी। समानता का अधिकार मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, भारतीय संविधान के समक्ष सभी एक समान। जी। जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਅ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ भी तो उन्होंने कुछ विशेष लिखा होना। सबसे पहले अगर किसी ने डिसेबल्स के लिए, विकलांगों के लिए काम किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन फिलॉसफी थी वो थी इंक्लूसिव एजुकेशन। वो चाहते थे सभी को शिक्षा दी जाए। जी। जिस समय लोग समाज में एक विकलांग को ईश्वर का अभिशाप या श्राप समझते थे, जिस घर में बच्चा पैदा हो जाए विकलांग, तो लोग कहते थे इसकी किस्मत में भी ऐसा है, भगवान ने इसकी किस्मत ही ऐसी लिख दी है। समाज तो छोड़िए, घर में माता पिता भाई बहन भी उसको देखकर प्रसन्न नहीं होते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके लिए भी ये प्रयोजन किया कि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार हो, वो भी पढ़ सकें, ताकि मानसिक रूप से सबल हो। शिक्षा आदमी को सबल बनाती है, मजबूत करती है। शिक्षा आदमी को कमजोर से ताकतवर बनाती है। जी। शिक्षा आदमी को एक ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर देती है जहां से आदमी अपने बारे में सोच सकता है और अपने विकास के लिए कार्य कर सकता है। जी। इसीलिए आपको पता होगा, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी प्यारी सी एक लाइन है, प्रेरणादायक है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। इस
वाक्य को या इस कथन को डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा था। उन्होंने एक जनसभा में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पढ़ो आओ अब शिक्षा ग्रहण करो। जी। क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जिसके द्वारा आप अपने हजारों वर्षों की जो गुलामी आपके ऊपर लादी गई है उसकी जंजीरों को काट सकते हो और आज़ाद हो सकते हो, जी। मुक्त हो सकते हो। जी जी। पढ़ो ते पंडित बनो, ये लफ्ज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ जो पंडित की बात की गई है किसी जाति विशेष के बारे में नहीं है। जी। पंडित का तात्पर्य अगर हम निकालें, पाली शब्द में पंडित का अर्थ होता है जो ज्ञानी है। जी। पाली भाषा में ज्ञानी को पंडित कहते हैं। पांडित्य मतलब जो नॉलेज, जिसके पास विशेष ज्ञान है। जी। तो पढ़ो तो पंडित बनो। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा के द्वार आपके लिए खुलेंगे नहीं, तब तक आपको समान चीज़ों का भी ज्ञान नहीं होगा। जी। और जब आप समान चीज़ों का ही ज्ञान नहीं रखेंगे, नहीं होगा, तो विशेषताएं कैसे आएंगी, स्पेशलिटी कैसे आएगी। अगर हम बात करें पांडित्य की, तो यहाँ पंडित जो है वो स्पेशल है, विशिष्ट प्रकार का जो शिक्षक है, विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञानी है, वो क्या है, पंडित है। वो कब बनेगा, जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, जे सिक्ख्या की गल की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोल खुद कोल कितनी डिग्रियां सन? अनुमान लगाना दूसरों के लिए मुश्किल है, या यूं हम कह लें कि जितनी चर्चाओं में या डिबेट्स में हम सुनते हैं कि उनके पास 50 डिग्रियां थीं, 56 डिग्रियां थीं, 40 डिग्रियां थीं, कई लोग जिसको जैसा पता है वो अपना वैसे कह के चला जाता है। लेकिन जितना मैंने अपने शोध कार्य में पाया है, कुल 32 डिग्रियां हैं जी। जो पीजी स्तर की, मैं यूजी स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीजी स्तर की 32 डिग्रियां हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स एमए से लेके पीएचडी से लेके और 12 लॉ तक की जी। और एक ऐसे समय में इतनी डिग्रियां प्राप्त करना, 2-2, 3-3 विषय में पीएचडी करना बहुत विशिष्ट रहा होगा, रिमार्केबल है उस समाज के बालक के लिए जिसे शायद कक्षा में प्रवेश करने के लिए भी जगह नहीं दी गई थी। अब आपने बात करी शिक्षा की, तो मैं शुरू से शुरू करूँगा। जी। डॉक्टर अंबेडकर के पिता स्वयं एक फौज में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे, लेकिन उनके जाति की वजह से, जिस जाति से आते थे, उन्हें प्रवेश में बड़ी समस्याएं आई। मैंने अपने शोध में पाया कि जब वो दापोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, प्रयास करते हैं उनके पिताजी कि उनका प्रवेश हो जाए, तो सर्वविदित है कि उस समय शिक्षा व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए थे ऊंचे जाति के लोग थे, तथाकथित ऊंचे जाति के लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके जाते नहीं थे। हाँ, उनके पिताजी, तो उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा था, एडमिशन नहीं मिल रहा था। एडमिशन नहीं मिला। तो उन्होंने अपने एक अफसर से कहा, तो अफसर ने एक पत्र लिख के दिया और बोला कि आप इसे ले जाएं, प्रवेश मिल जाएगा। तो जब वो पत्र लेके जाते हैं ऑफिसर का, तो उन्हें प्रवेश दिया जाता है, लेकिन प्रवेश देने के साथ साथ, एडमिशन के साथ साथ शर्तें रखी जाती हैं। अब वो शर्तें सुन के तो आपका दिल भी कांप उठेगा जी। कि भीमराव को एडमिशन तब मिलेगा जब वो कक्षा से बाहर बैठ के पढ़ेंगे।